संगम युगीन तमिल साहित्य का विकास केवल लघु गीतों और संकलनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कालांतर में इसी परंपरा से महाकाव्यात्मक साहित्य का भी उदय हुआ, जिसने तमिल समाज की सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और दार्शनिक चेतना को गहराई प्रदान की। इस परंपरा की सबसे उत्कृष्ट और प्रसिद्ध कृति इलागो आदिगल द्वारा रचित शिलप्पादिकारम है, जिसे तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। शिलप्पादिकारम का शाब्दिक अर्थ पायलों का गीत है और यह काव्य कुल 30 सर्गों में विभक्त है, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। ये रचना संगम परंपरा से विकसित होते हुए तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। यद्यपि इसके रचयिता जैन परंपरा से संबंधित माने जाते हैं, फिर भी इस ग्रंथ में बौद्ध नैतिकता और करुणा के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इसे बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य कहा जाता है। शिलप्पादिकारम की कथा कावेरीपट्टनम के एक धनी व्यापारी कोवलन, उसकी पतिव्रता पत्नी कंगी और नर्तकी माधवी के इर्द गिर्द घूमती है। ये कथा केवल प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें तत्कालीन समाज की न्याय व्यवस्था, राजसत्ता की सीमाएं, स्त्री की नैतिक शक्ति और कर्मफल सिद्धांत का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। कंगी का चरित्र तमिल समाज में आदर्श नारी और न्याय की प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ और आगे चलकर पत्तिनी परंपरा के विकास का आधार बना। शिलप्पादिकारम की कथा को आगे बढ़ाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण कृति मणिमेखले है, जिसकी रचना मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी और कवि सीतले सत्यनारायण ने की थी। ये कृति भी 30 सर्गों में विभक्त है, किंतु इसके अतिरिक्त इसमें एक प्रस्तावना भी मिलती है। मणिमेखले कोवलन और माधवी की पुत्री है और इस ग्रंथ की कथा राजकुमार उदयकुमारन तथा मणिमेखले के प्रेम प्रसंग के माध्यम से आगे बढ़ती है। यद्यपि कथा का बाह्य स्वरूप प्रेम प्रधान प्रतीत होता है, परंतु इसका मूल उद्देश्य बौद्ध दर्शन, नैतिकता और शास्त्रार्थ को प्रस्तुत करना है। इस ग्रंथ का महत्व मुख्यतः धार्मिक और दार्शनिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये रचना 5वीं शताब्दी के बौद्ध दार्शनिक दिडनाथ की प्रसिद्ध कृति न्याय प्रवेश से प्रेरित है। इस प्रकार मणिमेखले तमिल साहित्य में बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। शिलप्पादिकारम और मणिमेखले के अतिरिक्त तमिल महाकाव्य परंपरा में जीवक चिंतामणि का भी विशेष स्थान है। ये संगम काल के बहुत बाद की रचना है और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तका देवर को दिया जाता है। परंपरा के अनुसार तिरुत्तका देवर पहले चोल राजकुमार थे, जिन्होंने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर भिक्षु जीवन अपना लिया। जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक माना जाता है और इसमें जैन नैतिक आदर्शों, तप, त्याग और आत्मसंयम पर विशेष बल दिया गया है। तमिल साहित्य की आधारशिला मानी जाने वाली रचना तोल्काप्पियम है, जो तमिल व्याकरण का प्राचीनतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके माध्यम से संगमकालीन समाज, भाषा, काव्यशास्त्र और सामाजिक आचार विचार की विस्तृत जानकारी मिलती है। 5वीं शताब्दी के बाद तमिल साहित्य में नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई रचनाओं की संख्या में वृद्धि हुई, जिनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ नैतिकता, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रेम जैसे विषयों पर आधारित है और आज भी तमिल समाज की नैतिक चेतना का आधार है। रामकथा के भी अनेक तमिल संस्करण मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन द्वारा रचित ए रामावतारम या कंब रामायण है। ये कृति तमिल साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है और इसमें रामकथा को तमिल सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया गया है। संगम साहित्य के काव्य को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का विषय प्रेम, व्यक्तिगत भावनाएं और पारिवारिक जीवन है, जबकि पुरम काव्यों में युद्ध, वीरता, दान, यश और सार्वजनिक जीवन का चित्रण मिलता है। इस वर्गीकरण से संगम साहित्य की विषय वस्तु और सामाजिक संरचना को समझने में सहायता मिलती है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 प्रमुख राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। चोल राज्य उत्तर पूर्व में, चेर राज्य दक्षिण पश्चिम में और पांड्य राज्य दक्षिण पूर्व में स्थित था। संगम युगीन राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह पेन्नार और दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच फैला हुआ था और इसका सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और उसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उसी के शासनकाल में पुहार कावेरीपट्टनम नामक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर का विकास हुआ। उसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पेरुनानुन्नुपादे नामक काव्य में करिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा प्रमुख राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रदेश में स्थित था। चेर शासकों में उदयनजिरल, नेदुंजिरल आदन और सेंगुटुवन प्रमुख थे। सेंगुटुवन ने आधिराज की उपाधि धारण की और पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया, जो कंगी की पूजा से संबंधित था। संगम युग का तीसरा प्रमुख राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था और जिसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य शासकों में नेदुंजेलियन सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। संगम काल की प्रशासनिक व्यवस्था भी अत्यंत विकसित थी। मंत्रियों को अमात्यचान या अमात्यचार कहा जाता था। राजधानी में नावे नामक राजसभा होती थी, जो न्यायिक कार्यों में राजा की सहायता करती थी।
राजा स्वयं देश का प्रधान न्यायाधीश होता था और उसके न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी और व्यभिचार जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था, जबकि झूठी गवाही देने पर जीभ काटने जैसी कठोर सजा दी जाती थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भूमिकर नकद और अनाज दोनों रूपों में वसूला जाता था। सामान्यतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ा भी दिया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी ली जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक शामिल थे। नगाड़ा और शंख बजाकर सैनिकों को एकत्र किया जाता था। युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों की स्मृति में पत्थर की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं, जिन्हें वीरगल या वीरप्रस्तर कहा जाता था और इनकी पूजा भी की जाती थी। संगम काल में समय मापने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। राजा अपने आवास की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को भी नियुक्त करता था। इस काल में तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय एक प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में हुआ। ब्राह्मण की हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सुरा भी पीते थे। उनके बाद वेलार वर्ग का स्थान था, जिनका मुख्य पेशा कृषि था। किसानों को वेलार और उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वैनिगा कहा गया है और शिकारियों की एक जाति को एनिया कहा गया है। दास प्रथा के स्पष्ट प्रमाण संगम साहित्य में नहीं मिलते। विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त थी और तोल्काप्पियम में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह को पंचतिन कहा जाता था। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। पुलेयन नामक दस्तकार रस्सी और पशुचर्म से चारपाई और चटाई बनाते थे। नर्तक नर्तकियां और गायक पाना तथा विडेलिया कहलाते थे। मच्छेलिया और ओवैया जैसी कवयित्रियों का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां शिक्षित थीं। कौवे को शुभ पक्षी माना जाता था और समुद्री यात्राओं में उनका उपयोग दिशा ज्ञान के लिए किया जाता था। आर्थिक दृष्टि से चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका विकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्या राज्य में कोकई और शालियूर तथा चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। कोकई मोती व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कोरोमंडल तट पर स्थित अरिकमेडो एक महत्वपूर्ण चोल बंदरगाह था, जहां से रोम के साथ व्यापार होता था। मिस्र के नाविक हिप्पोलिस ने मानसूनी हवाओं के सहारे समुद्री यात्रा की विधि खोजी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। धार्मिक जीवन में तमिल देश के प्राचीन देवता मुरुगन थे, जो बाद में सुब्रह्मण्य और स्कंद कार्तिकेय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा और अस्त्र बर्छा माना जाता था। इसी क्रम में उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने आगे चलकर भारत को राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उत्कर्ष और आर्थिक समृद्धि प्रदान की। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में श्रीगुप्त ने की। प्रारंभ में गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए, परंतु गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 320 ईस्वी में लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यहीं से भारत के उस स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इलागो कृत शिल्पाधिकारम पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। ये बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कंगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सीतले सत्यनार ने मणिमेखले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदयकुमारन एवं मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिडनाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। सीतले सत्यनार संगम काल के एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना की थी, जो शिल्पाधिकारम की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। जीवक चिंतामणि, जिसे जैन मुनि तिरुत्तक देवर ने लिखा था, संगम काल के बाद की रचना है और इसे तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गईं। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के कई तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन कंबर द्वारा रचित रामावतारम कंब रामायण है, जो तमिल साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की रामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम।
अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य के काव्य को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, अकम अकाम और पुरम पुरम। अकम काव्यों में प्रेम और व्यक्तिगत जीवन के विषय होते हैं, जबकि पुरम काव्यों में युद्ध, वीरता और सार्वजनिक जीवन के विषय होते हैं। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश में चोल, चेर और पांड्य जैसे 3 प्रमुख राज्यों का वर्णन मिलता है, जिनमें चोल उत्तर पूर्व में, चेर दक्षिण पश्चिम में और पांड्य दक्षिण पूर्व में स्थित थे। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। संगम युग में चोल राज्य सबसे शक्तिशाली था, जो पेन्नार और दक्षिणी वेलार नदियों के बीच स्थित था, और इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुन्नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजिरल लगभग 130, नेदुनजिरल आदन 155 एवं सेंगुटुवन 180। सेंगुटुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेदुनजेलियन लगभग 210 सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था, जिसकी राजधानी मदुरा थी, और पांड्य राजाओं में नेदुनजेलियन लगभग 210 सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमात्यचान या अमात्यचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नावे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। इतिहास में कुछ संस्कृतियों में चोरी और व्यभिचार जैसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, और झूठी गवाही के लिए जीभ काटने की सजा भी मिलती थी। भूमिकर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। प्राचीन भारत में सेना को चतुरंगिनी कहा जाता था, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक होते थे। सैनिकों को नगाड़ा और शंख बजाकर बुलाया जाता था, और युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों की याद में पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी, वाटर क्लॉक का प्रयोग किया जाता था, जिसे क्लेप्सिड्रा भी कहा जाता है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था, और तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, जो उस समय का एक प्रतिष्ठित वर्ग था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो उस समय का एक प्रतिष्ठित वर्ग था। संगम काल में ब्राह्मणों की हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, और वे मांस भक्षण और सुरापान करते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम युग में ब्राह्मणों के बाद वेल्लालर वर्ग का स्थान था, जो मुख्य रूप से कृषि कर्म से जुड़े थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वैनेगा कहा गया है, और शिकारियों की एक जाति को एनिया कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि यह कालखंड भारतीय इतिहास का एक ऐसा समय है जहां दास प्रथा का अभाव दिखाई देता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से पता चलता है कि संगम काल में विवाह को एक संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी, और इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच।
प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतिन कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैक्किने व अनुचित प्रणय को पेरुंदिर्ना कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। पुलेयन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। पुलेयन पुलायंस नामक दस्तकारों के एक वर्ग का उल्लेख मिलता है जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। चरवाहों तथा शिकारियों का अलग वर्ग होता था। चरवाहे सामान्य जन के उपभोग के लिए दही मक्खन घृत तैयार करते तथा उनकी बिक्री करते थे। मलवर लूटपाट करने वाली जाति। एनिया शिकारियों की एक जाति। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल धूम धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाना व विडेलिया कहा गया है। संगम साहित्य में इन्हें पाना पनार तथा विडेलिया विरलियार कहा गया है। मनोरंजन के लिए गायकों की मंडली भी राजसभा से संबद्ध होती थी। इन गायक मंडलियों में से कुछ जनजाति के लोक गीतों को प्रस्तुत करने वाली थी। कवि लोग भी कविताओं के पाठ द्वारा लोगों का मन बहलाव किया करते थे। तमिल साहित्य में मच्चेलिय तथा ओवैया जैसी कवयित्रियों की चर्चा हुई है जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीरप्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में समाधियों पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी जिन्हें वीरगल या वीरप्रस्तर कहा जाता था और इनकी पूजा भी होती थी। संगम काल में किसानों को वेलार तथा उनके प्रमुखों को वेलेर कहा जाता था। संगम काल में किसानों को वेलार वेल्लालर और उनके प्रमुखों को वेलेर कहा जाता था। संगम युग में पर्याप्त मांस और तटीय क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में मछली भी लोगों को उपलब्ध थी। कृषकों को वेलार वेल्लालर तथा उनके प्रमुखों को वेलेर कहा जाता था। काले तथा लाल मिट्टी के बर्तनों एवं लोहे के आविष्कार का श्रेय वेलेर लोगों को ही दिया जाता है। वेलार दो वर्गों में विभाजित थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कडेसिवर कहा गया है। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग जिन्हें कडेशियर कहा जाता था कि महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य करती थीं। गरीब वेलार अपने छोटे छोटे खेतों पर स्वयं कृषि करते थे। निर्धन कृषि मजदूरों को कडेशियर कडाइसियार कहा गया है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि समाज के निम्न वर्ग अर्थात कडेशियर कडाइसियार वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः कृषि कार्य किया करती थीं। इनकी स्थिति दासों के समान रही होगी। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्या राज्य में कोकई शालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। पांड्या राज्य में कोरकाई कोरकाई और शालियूर सलियूर प्रमुख बंदरगाह थे जबकि चेर राज्य में बंदर बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकाई मोती खोजने का एक महत्वपूर्ण पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पदुचेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडॉक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। संगम काल में मिस्र के नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं का उपयोग करके बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोज ली थी जिससे व्यापार और यात्रा आसान हो गई। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। तमिल देश में मुरुगन प्राचीन देवता थे जो बाद में सुब्रह्मण्य के नाम से जाने गए और स्कंद कार्तिकेय के साथ उनकी पहचान स्थापित हो गई जिन्हें शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था। इसकी स्थापना 3वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में श्री गुप्त ने की थी। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह साम्राज्य 550 ईस्वी तक चला। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे।
गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240-280 था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ, संभवतः कुषाणों के सामंत के रूप में, और इसकी नींव श्रीगुप्त 240-280 ने रखी, जो प्रयाग के निकट कौशांबी में स्थापित हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280-300 BC हुआ। श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी उनके पुत्र घटोत्कच लगभग 280-319 हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280-300 BC शून्य हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 300 BC में राजगद्दी पर बैठा था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 300 BC में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 300 BC में गद्दी संभाली, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजाधिराज